आइए बाबू, तो आज हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ये पार्ट जो है ना डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या है कि पूरा मेहनत से इसको पढ़ेंगे। हम आपको मेहनत से पढ़ाएंगे भी और मेहनत से आपको पढ़ाना भी होगा। हाँ, जेई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन का क्या है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़िएगा तो आपका जो आने वाला एग्जाम है उससे बहुत ही हेल्प मिलेगा, आपको बहुत मदद मिलेगा, है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट क्या करते हैं बाबू, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। हेडिंग डालेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। जल्दी से हेडिंग डालें बाबू, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। डायनामिक ऑफ रोटेशनल मोशन। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होता है हम देखें। डायनेमिक्स दो पार्ट पढ़ते हैं, एक काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, दूसरा डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में हम आपको बताए थे कि साहब कभी भी टॉर्क की बात नहीं करी जाएगी, है ना। कॉज ऑफ रोटेशन के बारे में कोई दिक्कत, कोई मतलब बात नहीं करी जाती है इसमें। लेकिन जब डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन आता है तो साहब इसमें कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, कॉज ऑफ रोटेशन होने का क्या कारण है उस कॉज को हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज वी विल टॉक अबाउट टॉर्क। ठीक है, तो कैसे आता है तो डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके लिए क्या है, जैसे न्यूटन ने लॉ दिए थे, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, है ना। तो उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। वैसे ही सेम एज इट इज डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो डाली हेडिंग में है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। तो साहब जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप पहले पढ़े थे, सेम एज इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका रोटेशनल मोशन का भी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम याद रिवाइज करा देते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था, इफ द नेट external force on a body or a system of a body is equals to 0, then the body will either be in rest or move with constant velocity। यही पढ़े थे नहीं कि अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी नहीं तो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी। वैसे ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन क्या कहता है, इफ द आप लिखवा देते हैं, इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, इसमें किसके बारे में बात करी जाएगी, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, है ना। तो कह रहा है क्या कि इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो about a given axis of rotation। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि बाबू अगर कोई पार्टिकल रोटेट करेगा, कोई बॉडी रोटेट करता है तो किसी न किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में हम लोग अभी डील करेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ देखेंगे। इफ क्या लिखे, इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0 अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, then the body either be in rest, or rotate with constant angular velocity। मतलब कहता है क्या कि अगर नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, तब या तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0, और नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यही कहता है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट लॉ है। इसमें हम स्टार देके लिखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये हमको देखिए। जैसे देखो मान लो ये पेन
ये पेन क्या करेगी, इस एक्सिस के बोर्ड क्या करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये मान लो कि ये पेन इस एक्सिस के बोर्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर ये पेन इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट कर रही है तो ये किस एक्सिस के बोर्ड रोटेट कर रही है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से वो एक्सिस ऑफ रोटेशन निकलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अगर इस पेन को हम ऐसे ऐसे घुमाना चालू कर दे, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, यू, ऐसे। ये इस एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। तो पार्टिकल बेसिकली रोटेट किसके बोर्ड करता है ना, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बोर्ड ही रोटेट करता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली निकालना जरूरी है। हाँ, ये देखो कि अगर मान लीजिए ये इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट कर रही है ना, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तो नेट टॉर्क इसके बोर्ड होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक एक्सिस के बोर्ड नेट टॉर्क हो ही, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा तो पार्टिकल उस एक्सिस में, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क के अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो नेट टॉर्क वाई एक्सिस के अबाउट 0 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हर एक एक्सिस के बारे में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन इसमें नेट है तो इसका मतलब है टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस विल बी 0, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस विल बी 0, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस विल बी 0, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, कांस्टेंट या तो रेस्ट में रहेगी, नहीं तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी, रोटेट करेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ये हम समझ में, जैसे मान लीजिए हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है, जैसे मान लीजिए यही बोर्ड है और इस बोर्ड को अगर हम रोटेट कराना चाह रहे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ लगा दिया, ऐसे हिंज कर दिया इस पॉइंट के ऊपर और इसको ऐसे हम घुमाना चालू करें, ठीक है, ऐसे इसको पकड़े, ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करना चालू कर देंगे, जैसे ऐसे दरवाजा है ना, इसको ऐसे रोटेट करना चालू कर देंगे। इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन के लिए ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई दिक्कत। इसको हम ऐसे रोटेट करना चालू करें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, नहीं बात समझ, ठीक है। पंखा क्या करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है तो एक्सिस रोटेशन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, पक्का, कोई दिक्कत। धीरे धीरे हम लोग अपने आप समझ में आ जाएंगे एक्सिस रोटेशन क्या है ना, कैसे होता है। लेकिन फिलहाल इसमें जो हम लिखवाने वाले हैं वो न्यूमेरिकली बहुत ही आपको मदद करेगा। बहुत बार क्या होता है कि बॉडी रोटेट करते रहता है तो हमें यही नहीं पता चलता है साहब किस एक्सिस से बॉडी रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। या बहुत बार क्वेश्चन में आपको पूछ भी देगा कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, या इस एक्सिस या जिस एक्सिस के अबाउट है उसके अबाउट टॉर्क कितना होगा, है ना। तो बहुत बार सबसे पहले हमें अगर टॉर्क ही निकालना है तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि साहब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही हम टॉर्क निकाल पाएंगे। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले जरूरी जब डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना है ना। तो लिखेंगे इट इज एन एक्सिस, इट इज एन एक्सिस passing through center of mass, ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा है ना, एक्सिस रोटेशन। इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर, है ना। टॉर्क वेक्टर की क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। अब ये टॉर्क वेक्टर क्या है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझने गए थे साहब, अब इसमें आ गया टॉर्क, है ना। तो टॉर्क क्या है, तो टॉर्क वेक्टर मतलब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये है। तो टॉर्क क्या है, तो टॉर्क के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि ये बस याद रखना है, बाकी नॉर्मली हम लोग कॉमन सेंस से हम लोग को पता चल जाएगा साहब किसके बोर्ड रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल जब न्यूमेरिकल डील करेंगे तो इससे समझ में आएगा कि साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट उससे में काम रोल आपने देगा, ठीक है। तो इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। एंड पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर, तो हमें अगर टॉर्क वेक्टर पता चल जाएगा तो उसका डायरेक्शन हमें जिधर की होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करेंगे, वो डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए तुरंत फटाक से हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, हेडिंग लगा हुआ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन।
सेकेंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन क्या कहता है? इसमें कहता है क्या कि इसे दो डेफिनेशन है तो एक ही चीज है, डेफिनेशन बनाए जा सकते हैं बहुत सारे, लॉ तो एक ही होता है साहब, है ना, लेकिन डेफिनेशन हम बहुत सारे, एक बुक में पढ़ेगा तो डेफिनेशन अलग होगा, दूसरी बुक में पढ़ेगा डेफिनेशन अलग अलग होगा, है ना। तो दो डेफिनेशन आपको बताते हैं इसमें, है ना, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी उसमें। तो कह रहे हैं कि एक तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, उसमें न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ न्यूटन लॉ में क्या पढ़ा था पुराने वाले में? द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to applied external force। ये कहा था उन्होंने। इसमें क्या होगा? rate of change of angular momentum। इसमें क्या पढ़ेंगे बाबू? angular momentum is directly proportional to applied external torque। The rate of change of linear angular momentum is directly proportional to the applied external torque। वैसे इसमें क्या पढ़ा था? The rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied external force। ठीक है, तो यही आपका न्यूटन सेकंड लॉ। या इसके एक और डिफिनेशन हम आपको बताते हैं, अभी जैसे ऊपर पढ़ा है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ में, वैसे लिखो इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, if the net external torque on a body about a given axis of rotation, इसको याद रखना है, about a given axis of rotation is not equals to zero, जीरो नहीं होगा अगर, तब क्या होगा? is not equals to zero, then the body will accelerate करेगी, then the body will accelerate with angular acceleration alpha, then the body will accelerate with angular acceleration alpha। मतलब देखो, अगर नेट टॉर्क की वैल्यू है किसी एक्सिस के बॉडी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं है, तब ये क्या करेगा साहब? देन जो अल्फा होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें ओमेगा कांस्टेंट अल्फा जीरो हो जाएगा, इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसमें अल्फा क्या होगा? जीरो नहीं होगा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू होती है, जो आएगी, वो टाउ बाई आई के बराबर होगा, या टाउ दैट इज टॉर्क एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क बराबर क्या होगा? आई टू अल्फा। यही चीज फॉर्मूला आता है, यहां से नहीं आता, बेसिकली यहां से आएगा, है ना। जैसे ए बराबर एम आया था, वैसे ही टॉर्क बराबर आई टू अल्फा। एम इज रिप्लेस्ड बाई आई एंड ए इज रिप्लेस्ड बाई अल्फा। से वही चीज, उसको डिफरेंशिएट कर दो एम वी को, तो एफ आता था, वैसे ही इसको एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा आपको? आई टू अल्फा। ठीक है, वो बाकी आएगा टॉर्क, वो जो फॉर्मूला भी बता रहे वो आगे आएगा, है ना, टेंशन नहीं। तो टॉर्क बराबर आई टू अल्फा, यहां लिख लो वेयर आई बराबर, आई क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अल्फा के बारे में हम लोग जानते हैं साहब, सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। अब एक नया टर्म हम लोग के लिए आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि साहब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन होता है? किसी भी बॉडी किसी एक्सिस के बोर्ड रोटेट करे तो उसका उस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, तो हमारे लिए ये नया चीज है, इसलिए इस नया चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे बाबू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग डालेंगे
हेडिंग डालेंगे क्या बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो देखेंगे। बेसिकली क्या है ना कि जैसे कोई भी चीज अगर आप काम करने जाएंगे तो 10 लोग उसको रोकता ही है, अरे यार ये बेकार काम है, वैसे ही इनर्शिया का भी वही काम होता है ना। जैसे कोई भी एक आदमी को देखोगे, आप कोई भी काम अच्छा कर उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं, अरे यार ये ऐसे नहीं करो, है ना, इसको ऐसे करो, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैसे क्या है कि जब भी कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसको रोकने वाला कोई होता है, अरे यार क्यों रोटेट कर रहा हूं, आफत आ रही तुम्हारे नाचने से, है ना। अगर कोई बॉडी नाचे, कोई बॉडी रोटेट करता है ना, तो उसके रोटेशन के कारण क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक रेसिस्टेंस टाइप डेवलप होता है। जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो एक रेसिस्टेंस होता है जो वायर में ही होता है ना, तो उस वायर की अपनी एक रेसिस्टेंस होती है। वो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट फ्लो दैट इज चार्ज फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, मतलब चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। वैसे ही किसी बॉडी को किसी एक्सिस के वो नाचने से अगर कोई रोकता है तो कितने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे इसका बहुत सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल आप देखोगे कि अगर इस बॉडी को ऐसे अगर रोटेट कराओगे, है ना, मतलब इस एक्सिस के बोर्ड, इस एक्सिस के बोर्ड रोटेट कराओगे तो बड़ा आसानी से रोटेट कर जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सिस के बोर्ड कम होगी। इसी बॉडी का इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालोगे तो कम आएगा। अभी हम लोग निकालना सीखेंगे भी इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं, जाएगा तो हम दे देंगे। अच्छा बाबू थोड़ा पानी पीजिए, एक मिनट हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो वही अगर किसी बॉडी को किसी एक्सिस के बोर्ड घुमा रहे हो तो उस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगी, जबकि किसी दूसरे एक्सिस के बोर्ड घुमाओगे तो उस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, अलग होगी। किसी बॉडी को अगर इस एक्सिस के बोर्ड, एक्सिस रोटेशन नहीं हो गया, इसको घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, अलग आएगी। लेकिन जैसे ही इसको इस सिलेंडर को इसके बोर्ड घुमाओगे, जैसे ऐसे घुमा रहे, देखो कष्ट कितना है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसके बोर्ड रोटेट कराने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस एक्सिस बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी, निकालेंगे भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं निकल पाएगा, वही तो हमको पढ़ रहा है कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सिंपली इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया जाता है वो अलग चीज है, लेकिन लिख लो, इट इज ए रेसिस्टेंस डेवलप, इट इज अ रेसिस्टेंस develop while rotating a body। किसी बॉडी को जब हम नचाते हैं, है ना, उसके नचाने के कारण जो रेसिस्टेंस डेवलप आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके बोर्ड, जिसके बोर्ड जितना ही आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है जिस एक्सिस को घुमाने में, उतना ही उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया जाता है, इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखेंगे, डिफाइंड एज m इंटू ए स्क्वायर, वेयर बस ध्यान रखो आई बराबर होता है m इंटू ए स्क्वायर। इसके बारे में बता रहे क्या है, वेयर m बराबर मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द बॉडी, और ए जो होगा, ए क्या है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस
of body, perpendicular distance of mass m from a given axis of rotation A1। ठीक है, कैसे होगा बता रहे हैं, बस इधर याद रखो क्या आई बराबर होता है m into a square, where m is the mass of the body, जिस बॉडी को आप घुमा रहे हैं उस बॉडी का टोटल मास, एंड a क्या है, a is the perpendicular distance of mass m, m मास का perpendicular distance from a given axis of rotation। ठीक है, अब ये क्या है जिसको हम समझाते हैं, तो देखो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सिंपली है, इसका यूनिट क्या होगा, kg, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, तो देखो हमारे जीवन में जो बॉडी मिलते हैं वो दो टाइप्स के बॉडी मिलते हैं, एक पॉइंट मास सिस्टम होता है, पॉइंट मास मतलब पॉइंट मास मतलब पॉइंट मास, एक पॉइंट 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 मास। ठीक है, तो पॉइंट मास सिस्टम होता है और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो हम दोनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पॉइंट मास सिस्टम का। ठीक है, हमें किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई बराबर m into a square, where m is the mass of the body and a is the perpendicular distance of the body from the axis of rotation। कोई दिक्कत? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमेशा एग्जाम में, जेईई में और नीट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन में आपको दिक्कत नहीं करना है कि हमको रोटेशन नहीं आता, जितना पढ़ाएंगे उतना ही क्वेश्चन आना है, ये 100% है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि हमारे पढ़ाने से आप क्या होगा, महारथी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज का लिमिट नहीं होता। अगर एक रोटेशनल मोशन को ही चलाया जाए तो रोटेशनल मोशन आपका 8 महीना चलेगा साहब, सिंपली एक रोटेशनल मोशन। मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं, क्योंकि आपने जितना काइनेमेटिक्स उधर पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह लेके, तो उतना पूरा का पूरा आपका वो लीनियर में था और ये रोटेशनल में हो जाएगा, एंगुलर में हो जाएगा। तो जितना पार्ट उधर पढ़ना है उतना ही पार्ट हम लोग को इधर ही पढ़ना है। काइनेमेटिक्स उसमें कितना दिन चला था? 3 महीना करीबन काइनेमेटिक्स चला था। यहाँ पे काइनेमेटिक्स कितना दिन चलाएगा आपको? मात्र एक लेक्चर काइनेमेटिक्स में चलाएगा, अब डायनेमिक्स में चलेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि वहां से रिलेट करके हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो घबराना नहीं है, एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा वो इधर ही से आएगा, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आपको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, है ना। पॉइंट मास सिस्टम कैसे होगा, ध्यान से देखिए सर। मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है ना, कोई भी इरेगुलर कोई भी बॉडी है ना, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस एक्सिस के ओर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मास हैं, जैसे मान लीजिए m1 है, ये अपना m2 है, ये अपना m3 है ना। ऐसे बहुत सारे क्या हो जाएगा आपके mn हो जाएगा, nth मास। अब इस एक्सिस से इस मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मान लो कि a1, यहां से a2, यहां से a3, यहां से an। ठीक है, ये डिस्टेंस है। इस एक्सिस अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हम लोग पढ़ के आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास सिस्टम। ये पॉइंट मास सिस्टम आपका है, ठीक है। तो देखेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इस बॉडी का अगर लिखोगे, तो ये बॉडी कितने पॉइंट मास से मिलकर बना हुआ है, n पॉइंट मास से मिलकर बना हुआ है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे m1 इंटू a1 का स्क्वायर, m1 इंटू a1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस पॉइंट मास सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबका जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कैसे क्वांटिटी होती है अभी आपको बताएंगे। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो, आई बराबर m1 इंटू a1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू a2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू a3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू an का स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। अब अभी मास्टर आपने सबको लेके जोड़ क्यों दिया, सबको लेके जोड़ क्यों दिया, क्यों जोड़ा,
क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करके लिखना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है, जो हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो यहां भी पढ़िए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज अ टेंसर क्वांटिटी एंड इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा। और ये क्या फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। और सिंपल अलजेब्रा फॉलो करने का मतलब हो गया कि सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो हर एक पॉइंट मास सिस्टम का और सबको जोड़ दो, जो आया सो आपका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा भी यहां तक समझ आया, ये आना चाहिए बाबू, क्योंकि इस बात तो फिर न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, ओके। तो सबका जितना इस सिस्टम होगा सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वही सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। जिससे हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए पॉइंट मास सिस्टम के लिए। ठीक है, ओके। आइए अब इसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं। पहले फर्स्ट बेसिक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। आप अगर बोल दे कि मान लो कि एक स्क्वायर सिस्टम है जिसपे यहां 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 जहां डॉट बता रहे हैं, यहां यहां मासेस भरे हुए हैं एम एम एम, और ये डिस्टेंस क्या है आपकी? ए है, स्क्वायर है। ये भी आपकी क्या है? ए है। ठीक है, अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे बोलेगा कि वो लोग क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पहला मान। ठीक है, इस एक्सिस को, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है कि साहब सभी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और इस एक्सिस के अबाउट, और क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो ये एक्सिस क्या है? ये क्रॉस है, मतलब ये एक्सिस ऐसे दिया हुआ है। इस एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखो, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास ऑफ द ब्लॉक इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगी, ये भी क्या है? ए है। ये भी क्या है? ए है। अब इस मास का देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये वाला डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल इंटू ए और ए, तो कितना हो जाएगा? ये √2a। अरे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बन जाएगा। ये अपना क्या होगा? √2a हो जाएगा। तो सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, तो कर लेते हैं। तो देखो जो i आएगा, i1 मान लो, जो कि और भी इस सिस्टम में करवाएंगे, i1 आ जाएगा तो इसका लिखेंगे m इंटू ए का स्क्वायर। इस मास का टी भी है साहब। अब इस मास का भी लिखो तो m इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे यार m इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे क्या कर देंगे? 2 आ जाएगा। नहीं तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस कर लो m इंटू ए स्क्वायर। इसका भी लिख लिया, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब हमें इसका लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो प्लस m, ए की वैल्यू डिस्टेंस कितनी है? √2a का होल स्क्वायर। जो भी कर लो। ये 2ma स्क्वायर प्लस इधर 2ma स्क्वायर, कितना हो जाएगा साहब? 4m इंटू ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? अरे बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं साहब, है ना? अगर हम आपको बोले कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला, अब ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2 नंबर। अगर मान लो आप I2 निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड, तो क्या हो जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट m1 इंटू, देखो इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर इस मास का देखो, तो इसी एक्सिस से ये जा रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0। इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनका 0 हो जाएगा। अब इस मास का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a, और इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a। हर एक मास का निकालेंगे, 1 2 3 4, चारों का निकालेंगे तो 2 का तो 0, बाकी 2 का बना, तो कितना हो जाएगा? 2m इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको बोल दें कि एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ डायगोनल के अबाउट, ये डायगोनल के अबाउट 3 नंबर। I3 बताओ क्या होगा? देखो स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कैसे करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन से होंगे? ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। फुल ज्योमेट्री ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो खत्म हो गया, है ना? अब फुल ज्योमेट्री है तो अपने याद रखना पड़ेगा
कि जो स्क्वायर होते हैं स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सोचो ये डिस्टेंस, अब इस एक्सिस को पूछ रहा है, इसका और इसका भी जीरो, क्योंकि साहब इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो, इस मास का भी जीरो, इन दोनों का जीरो हो गया। अब बचा क्या कि इस एक्सिस अबाउट इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा √2a/2। मतलब यहां से ये वाला जो डिस्टेंस आप देखोगे ये डिस्टेंस कितना होगा, √2a/2 हो जाएगा। और वैसे ही इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a/2। तो दिक्कत, तो I बराबर m इंटू a², a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a/2 का होल स्क्वायर। एक का है, दोनों का कर देंगे, गुने 2 कर देंगे, वो समझ में आया। जो भी आया आपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालिए। आप थोड़ा और करते हैं साहब, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ हम मान लेते हैं ए ही। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल कितने होंगे, 120 डिग्री, 60 डिग्री साहब, टोटल एंगल कितने हो जाएंगे, तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ ए है। आपसे पूछा, अब यहां क्या है, मास बैठाया m मास बैठा दिया। अब क्या रहेगा कि इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे क्या होगा, बोलो क्या होगा, इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब एक्सिस तो ये हो गया, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दोनों क्या है, a है। तो ये मान लो I1, तो I1 कितना हो जाएगा, इसका तो जीरो, इन्हीं दोनों का लिखेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, ये है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। तो m इंटू a², ये 2 ब्लॉक का है तो 2 से गुना कर देंगे, तो इसका भी तो वही आएगा, यही डिस्टेंस है, कोई दिक्कत, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब आपको बोलते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। मान लो ये I2, अब I2 निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, I2 निकालना होगा वो तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो इस मास से और इस मास से पास हो जाए, इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालना है इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर जो होगा वही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये a है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो ये a, तो ये वाला कितना हो जाएगा, a cos 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, I बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू a cos 30 डिग्री का स्क्वायर, ये अपना क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, एकदम सही एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टफ नहीं है, एकदम आसान है सारा, है ना, घबराना नहीं है बस। देखो और दिखाते हैं आपको, जैसे मान लो एक क्यूब है, और इसके वर्टेक्स पे एज पे मास प्लेस के, ठीक है, 8 मास हो गए टोटल। अब आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछे, मान लो किसी एक्सिस के ओर पूछ दे, मान लो इस एक्सिस के ओर पूछ दे, ठीक है, ये 1, इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेना, कैसे होगा इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट सोच लो जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो। हम देखो एक ये मास का, इस एक्सिस से इस मास का, इस एक्सिस से इस मास का और इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a। देखो अगर ये साइड में a मान लो,
क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, ठीक है। इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखोगे तो ए ही होगा। इस जब भी ऐसे 3D डायग्राम आ जाना साहब, तो 3D डायग्राम क्या है, क्लासरूम में बैठे हुए तो क्लासरूम बेसिकली कभी कभी स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप में होता है ना, क्यूबॉइड टाइप में होता है, आप उसको क्यूब मान लो, है ना, बना लेना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मारना है कि किस एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली इधर देखोगे तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए अपना जो रूम होगा उसी रूम को आपको क्या मान लेना है, क्यूब मान लेना है, या क्यूबॉइड होता है क्यूबॉइड मान लेना है, आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा वहां। तो ये बेसिकली कह रहा है ना कि साहब ये वाला जो साइड है इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 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 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिलेगा तो ए ही होगा, बस समझे। यहां से ये एक्सिस हो जाएगा, इस एक्सिस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ही होगा। ये एक्सिस है, उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए ही होगा। इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही हो जाएगा, और इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे आई जो होगा I1 वो बेसिकली 4 इंटू ए स्क्वायर, m इंटू ए स्क्वायर इंटू, ठीक है। 4 बॉडी का है तो 4 का हो गया, बाकी इन दोनों का क्या होगा, इसी एक्सिस से जा रहा है, इन दोनों का हो जाएगा 0। अब बचा 2 कौन सा बचा, एक हमारे लिए ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। तो इस एक्सिस से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से सोचो कि इस एक्सिस से हमें निकालना है उस कॉर्नर वाले का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस नीचे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो सोचो ये ए है, वहां तक कैसे जाए, यहां से ए फिर ए, ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 है। बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा अब ये स्क्रीन जो है इतना ही में बाबू ये कर सकता है ना, क्लासरूम यही है, थोड़ा सा क्लासरूम डिफर हो जाता है वीडियो लेक्चर से, तो थोड़ा सा अपने आप को विजुअलाइज करना है ना, कि साहब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला हम आपको बोल रहे हैं √2a होगा। क्यों होगा, क्योंकि साहब ये वाला a और ये वाला कितना है a, ये वाला डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2a ही हो जाएगा, नहीं आया पक्का हो जाएगा। ये भी √2a और इस एक्सिस से इसका भी जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, m √2a का आंसर 6 का हो गया। गुने 2 4 2 6 बार का हो गया साहब आंसर। इसमें और भी वेरिएबल्स ये समझ में आया कि ये थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे यहां देखो ना, जैसे हम लोग ये स्क्वायर किए थे ना साहब, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा ना। तो ये a होगा, ये भी a होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, √2a। तो वैसे ही इस एक्सिस से यहां पे करना है, तो पहले a जाओगे फिर a जाओगे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। काम खत्म नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में अगर हम बोल दें कि इस एक्सिस से वो दोनों निकालेंगे भी, अगर आपको बोल दे फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बहुत सारी चीज आपसे पूछता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी डायगोनल के बहुत बताता है, इस बॉडी डायगोनल नहीं क्लियर हो रहा है समझ में, नया डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो बता रहे साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहां पे हमने क्या पुट कर दिए हैं, मासेस को पुट कर दिए, इनका मास नहीं है कुछ भी, ऐसे नहीं इनका ही मास जोड़ना शुरू कर दो कि सर ये तो रॉड है, नहीं साहब रॉड अलग पड़ेगा, वो कंटिन्यूअस मास में आएगा, ठीक है। ओके, साइड लेंथ कितनी है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे क्वेश्चन कि साहब
ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आ रहा है, मतलब एक ये और एक वो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे निकालें। तो सब देखो कि जो हमारे लिए आसान है वो निकालना, उसको निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना होगा कि